नमस्कार मेरे बच्चों। हम लोग सिंघल द्वीप वर्णन पढ़ रहे हैं। जैसा कि कल आपने देखा था कि सिंघल द्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की प्राकृतिक संपदा के बारे में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। उसी प्रकार से आज भी हम उसकी प्राकृतिक संपदा, वहाँ फल फूल इत्यादि का वर्णन देखेंगे। पुनि फुलवारी लागी चहुपासा, बिरछ बेधि चंदन भई बासा। बहुत फूल फूली घनबेली, केवड़ा चंपा कुंद चमेली। सुरंग गुलाल कदम और कूजा, सुगंध बकौरी गंधर्व पूजा। जाही जूही बगुचन लावा, पुहपुत सुदर्शन लाग सुहावा। नाग कीसर सदबंग नेपारी, ओ हर सिंगार हार फुलवारी। सोन जरद फूली सेवती, रूप मंजरी और मालती। मौल सीरी बेइल ओ करना, सबे फूलें फूलें बहुरना। तेहि सिर फूल चढ़हि वे, जेहि माथे मणिभाग। आछै सना सुगंध बहु, जनु बसंतो फाग। अब यहाँ पर कवि सिंघल के चारों ओर नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वाटिकाओं का वर्णन करता है कि उसमें किस प्रकार के फूल खिले हैं। अब देखिए, इसमें चहुपासा माने होता है चारों ओर, है ना। घनबेली माने सघन लताएं, और इसमें कूजा एक प्रकार का फूल है जो ग्रीष्म में फूलता है। बकौरी गुलबावकली है, और नागेसर है, नागकेसर, और सदबरग है, गेंदा या उससे मिलता जुलता फूल होता है। ये नेवारी नवमल्लिका होती है। हरसिंगार, जो सिंगार हार को हरसिंगार कहते हैं। सोन जरद सोनजूही का फूल होता है जो पीले रंग का होता है। सेवती सतपत्रिका एक प्रकार का ये गुलाबी होता है। रूप मंजरी लाल रंग की चमेली के समान होती है। और मौलसिरी एक प्रसिद्ध पुष्प होता है। बेल माने बेला, और कर्णा माने कर्णक, और बहुबरना माने बहुत रंग की, है ना। जूही तो आप जानते ही हैं। और इसमें सुदर्शन माना एक बड़ा श्वेत पुष्प होता है। इस प्रकार की यहाँ जो सिंघल द्वीप हैं उसकी चारों जो वाटिकाएं हैं वह बहुत ही सुंदर हैं। उनमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं। उसका वर्णन आइए देखते हैं। सिंघल के चारों ओर पुष्प वाटिकाएं लगी हुई हैं। चारों ओर पुष्प वाटिकाएं सुशोभित हो रही हैं। उनकी सुगंध से विध कर वृक्ष चंदन हो गए हैं, अर्थात उनकी जो सुगंध है वह चारों ओर फैल रही है, तो वृक्ष भी ऐसा लगता है उस सुगंध से सुगंधित हो गए हैं। वह चंदन के समान सुगंध देने वाले हो गए हैं, अर्थात पुष्पों की सुगंध से वृक्षों में भी सुगंध बिंध गई है, रच बस गई है, और चंदन की सुगंध वाले वृक्ष हो गए हैं। वो जो वृक्ष हैं वो चंदन के वृक्षों के समान सुगंध देने वाले हो गए हैं। पुष्प वाटिकाएं सघन बेलों से भरी हुई हैं जो नाना प्रकार के बहुत से पुष्पों से लदी हुई हैं। अब जो बेलें हैं वो बेलें पेड़ों से लदी हुई हैं और बहुत घनी घनी बेलें हैं, और उनमें नाना प्रकार के पुष्प लदे हुए हैं, तो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। केवड़ा चंपा कुंद चमेली की झाड़ें हैं। सुंदर गुलाला है, कदम्ब है, और कुब्जक है, जंगली गुलाब जिसे कहते हैं, के वृक्ष हैं, और तथा सुगंधित बकावली भी शोभायमान हो रही है। तो फूलों की जो फूलों की मालाएं हैं या फूल जो चारों सुशोभित हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है ये सब गंधर्व पूजा की सामग्री है। देवताओं की पूजा के लिए ये जैसे सामग्री है। विभिन्न प्रकार के पुष्प जो हैं वो उनके पूजा की सामग्री के समान प्रतीत हो रहे हैं। झुंड के झुंड जाही जूही और बगुचुन लगे हुए हैं। बगुचुन पुष्प होता है, और सुदर्शन के पुष्प भी शोभा दे रहे हैं। नाग केसर गेंदा निवारी और हरसिंगार वाटिकाओं में लगे हुए हैं। सोनजर्द और सेवती की बेलें फूली हुई हैं, और इसी प्रकार रूप मंजरी और मालती भी फूली हुई शोभायमान दे रही हैं। सारे पुष्प जो हैं वह खिले हुए हैं, उनकी जो और उनमें से सुगंध प्रवाहित हो रही है। तो पूरा जो उपवन है, पूरा बगीचा है, वो बहुत ही सुगंधित और सौंदर्य से परिपूर्ण है। मौलसरी बेला इत्यादि अनेक वर्ण के फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं।
जिसके मस्तक में सौभाग्य की मणि है ना, जिसके मस्तक में सौभाग्य की मणि है ना। जैसे तेहि सिर फूल चढ़ही वे, जेहि माथे मणिभाग। इस हाथ से लेंगे जेहि माथे, जिसके सिर पर, जिसके मस्तक में सौभाग्य की मणि है, उसी के ऊपर ये पुष्प चढ़ सकते हैं। सदैव सुगंधित बने रहता है या सुगंध से भरे हुए पुष्प हैं, मानो यहाँ सदैव फागुन और वसंत ही बना रहता हो। अच्छा मतलब यहाँ पर हमेशा पुष्प खिलते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर हमेशा फागुन या बसंत ऋतु रहती है। जो फूलों की सुगंध निरंतर प्रभावित होती रहती है, फूल सदा ही खिले रहते हैं। यहाँ पर कवि ने पुष्पों के नामों के प्रति विशेष जानकारी आपको दी है। और ये फूलों को उन्होंने, जैसे ये लाल गुललाला, कदम्ब और कुब्जक नामक फूल हैं, सुगंधित फूल हैं, इससे राजा गंधर्वसेन जो है पूजा करते हैं। तो इसलिए बताया कि गंधर्वों की पूजा की सामग्री इसको बता दिया। आगे देखिए, सिंहल नगर देखी पुनि बासा, धनी राजा अस जाके दशा, ऊंची पौरी ऊंच असावा, जनु कैलाश इंद्र कर वासा, राव रंक अब सब घर घर सूखो, जो दीखे सो हंसता मुखी, रचि रचि साजे चंदन चौरा, पौते अगर मेद और गौरा, सब चौपारहीं चंदन खंबा, औषधि सभासद बैठे सभा, मनहु सभा देवंत हैं कर जुरी, परी दीठ इंद्रासन पुरी, सबे गुनी ओ पंडित ज्ञाता, संस्कृति सबके मुख बाता, असके मंदिर संवारे, जिनु शिवलोक जनूप, घर घर नारी पद्मिनी, मोहि दर्शन रूप। अब यहाँ पर वहाँ की वाटिकाओं के वर्णन के पश्चात कवि जो है वो सिंघल नगर के ऊंचे ऊंचे द्वारों, महलों, चबूतरों और वहाँ सजी हुई चौपालों का वर्णन करते हुए उसे शिवलोक के स्वरूप में देख रहे हैं। देखिए इसमें दशा तो यहाँ देश के लिए आएगा, पौरी ड्योढ़ी जो होती है, आवासा महल होता है, कैलाश शिवलोक, और चौरा माने चबूतरा। मेद प्रकार का एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कस्तूरी की भांति सुगंधित होता है ना। और गौरा माने गोरोचन, और औषधि माने पीठ देखकर चौपारों में चौपाल होती है, और दर्शन रूप माने रूप का दर्शन करे। आगे देखिए, पुष्प वाटिकाओं के पश्चात बसा हुआ सिंघल नगर दिखाई पड़ रहा है ना। सिंघल नगर जो है पुष्प वाटिकाएँ हैं, और उसके पश्चात सिंघल नगर जो है वो बसा हुआ वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसे सुंदर देश वाला राजा धन्य है। यह देश ही इतना सुंदर है, और इस देश की प्राकृतिक संपदा से यह देश जो है वो भरपूर है। इतने सौंदर्य से भरपूर यह देश का जो राजा है वो कितना भाग्यशाली होगा, वो कितना धन्य होगा। ऊंची ऊंची ड्योढ़ियों वाले ऊंचे ऊंचे महल हैं ना। सिंघल नगर को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्र का निवास स्थान शिवलोक हो। राजा से लेकर रंक तक सभी यहाँ पर सुखी है, यहाँ पर कोई दुखी नहीं है। राजा भी सुखी है तो यहाँ का गरीब भी सुखी है। जो दिखाई देता है वह प्रसन्न मुखी दिखाई देता है, किसी को कोई दुख नहीं है। जो जिस हाल में है वह बहुत ही प्रसन्न रहता है। उन्होंने अपने घरों के सामने चबूतरे भली भांति सजा रखे हैं, जो अगर मेद और गोरोचन से पुते हुए हैं। सभी ने अपने घरों को बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा है, जो चंदन मेद और गोरोचन से पुते हुए हैं। समस्त चौपालों में चंदन के खंभे गड़े हुए हैं, और उन जो चौपालें हैं उन चौपालों में सभाएं आयोजित होती हैं, और उन सभाओं में उन खंभों से पीठ टेके हुए सभापति बैठे हुए हैं। जो चौपाल हैं, चौपालों में चंदन के खंभे हैं,
और उन चौपालों में ही सभाएं आयोजित होती हैं और उन चौपालों में जो सभापति होते हैं वह उन चंदन के खंभों से पीठ टिकाए हुए बैठते हैं। वे सभाएं ऐसी लगती हैं मानो देवताओं की सभाएं लगी हों तथा इंद्रासन की नगरी इंद्रपुरी दिख पड़ती है। तो वो सभाओं में बैठे हुए जो सभासद हैं, जो सभाजन हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इंद्र की नगरी हो, वह इंद्रासन हो, इंद्र की नगरी हो, वह इंद्रासन में बैठे हुए हों। उन सभाओं में सभी लोग कलावंत, गुणवान, पंडित और ज्ञानी होते हैं ना। वो सभी सभासद जो हैं वो कलावंत होते हैं, सभी कलाओं में निपुण होते हैं, गुणवान होते हैं और पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं और तथा सभी लोग जो हैं शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से जो सभासद हैं वो अपूर्व प्रतिभावान होते हैं। सिंघल नगर के मंदिर इस प्रकार से सजे हुए हैं, सिंघल नगर के मंदिर इस प्रकार से सजे हुए हैं मानो अनुपम शिवलोक। अब यहाँ जो सभा है, सभा को कवि ने इंद्रासन बताया। अब आगे कवि जो है वो बताता है जो सिंघल नगर के मंदिर हैं वो मंदिरों की शोभा भी अनुपम है। वह ऐसा लगता है मानो अनुपम शिवलोक हों। यहाँ घर घर में सुंदर पद्मिनी नारियाँ हैं। शिवलोक कहाँ है? कैलाश है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं घर घर में सुंदर, यहाँ की जो नारियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। तो प्रत्येक घर में सुंदर पद्मिनी के समान सुंदर नारियाँ यहाँ पर हैं जो अपने रूप के दर्शन से मोहित कर लेती हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सभी सुंदर, सभी गुणों से वो परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से जायसी ने यहाँ सिंघल नगर का सौंदर्य, सिंघल नगर के उसके उपवन का, उसके तालाबों का, उसके सरोवरों का और वहाँ के घरों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सब घरों का, मंदिरों का, उसमें रहने वाले लोगों का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अब इसमें देखिए अलंकार इसमें कौन से हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार है, थे ऊंची पौड़ी है ना, सब चौपा रही, इसमें भी है उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। और वर जहाँ ये बार बार वर घर है ना, रची रची, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश आता है। राव रंग चौपा रही चंदन में 6 का अनुप्रास आता है। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।